Hello guys, good afternoon and welcome to Exampur. In the NCERT series, we are going to discuss the next chapter of the class 8th NCERT of Geography, and the name of the chapter is the mineral and power resource. This chapter is very important chapter for the all examination like the state PCS, UPSC and the other examinations also. So we have to cover this examination, this chapter. Okay. तो हम लोग जैसे पहले के चैप्टर्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वैसे इस चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। और ये ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कई बार डिफिकल्टीज भी होती हैं। तो एज यूजुअल यहाँ पे बिगिनिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पे माइनिंग वगैरह शो कर रहा है आपको, ठीक है, जिसमें एक मशीन जो है वो ट्रक को लोड कर रही है और ये कोल माइनिंग को शो कर रहा है यहाँ पे, कोल माइंस को। तो हम लोग जैसे यूजुअली एनसीईआरटी बिगिन करता है वैसे हम लोग देखते हैं। किरी इज द विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद, ठीक है, ठीक। तो धनबाद की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। किरी इज अमेज्ड टू सी दैट द लार्ज एरिया ओवर ब्लैक। सुकांत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड द डस्टी। और धनबाद के रीजन में दो यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिखाई दिए बताए जा रहे हैं। ये दोनों विजिट कर रहे हैं और दोनों विजिट करने के बाद में वहां पे ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो रीजन है यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक है और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारे डस्ट है, ठीक है, यानी डस्टी और ब्लैक सॉइल यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ब्लैक लैंड दिखाई पड़ रहा है। यानी सॉइल तो ब्लैक, सॉरी सॉइल नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, लैंड जो है वो ब्लैक है। सॉइल ब्लैक जो है वो गलत होगा, यहाँ पे लैंड जो है वो ब्लैक है और साथ ही साथ में डस्टी एरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाई। और इसके पीछे का रीजन कोई रिप्लाई करता है इसमें कि इसका रीजन जो है वो क्या है, कोल माइंस हैं आसपास के रीजन में और कोल माइंस हैं, इसकी वजह से यहाँ की जो लैंड है वो ब्लैक आपको शो हो रही है, ब्लैक कलर की शो हो रही है, ठीक है, और डस्टी, क्योंकि माइनिंग जब होता है तो यानी लार्ज अमाउंट में वहां पे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। डू यू सी द ट्रक्स, ठीक है, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल। और ये जो ट्रक्स होते हैं यही क्या करते हैं, कोल को ले जाकर के ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ये कोल है इसको हम लोग देखते हैं कि दिस इज द मिनरल एंड व्हाट इज द मिनरल। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज, व्हाट इज द मिनरल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिनरल, देन वी विल discuss all the things in the next lines. What are the minerals? Okay. Ask Kiri, यानी किरी ने सुकांत से पूछा कि what is the mineral? Have you ever seen the baker baking biscuit? क्या आपने, तो सुकांत कहता है क्या तुमने कभी किसी बेकर को बिस्किट को बेक करते हुए देखा है, यानी जो बेकरी वाले बिस्किट होते हैं उसको बेक होते हुए कभी देखा है आपने? देखा है। The flour, milk, sugar and the sometime eggs are mixed together. और उसने बताया कि उसमें आटा, फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम एग्स आर मिक्सिंग टुगेदर। और उसमें वो क्या करता है, इन सभी को मिक्स करता है। व्हाइल द ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली। और लेकिन जब आप बिस्किट को खाते हो तो क्या आपको ये सेपरेटली इंग्रेडिएंट्स दिखाई पड़ते हैं? नहीं, यानी जो हम लोग यूज करते हैं उसके पीछे कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऐसा कुछ इसका कहना है, ठीक है। जस्ट एज इन द बिस्किट देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, रॉक्स ऑन द अर्थ हैव सेवरल मटेरियल। तो जैसे किसी बिस्किट में बहुत सारी चीजें होती हैं बट उसको आप नहीं देख सकते, वैसे हमारे अर्थ पे जो रॉक्स होती हैं उनमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी सेवरल चीजें होती हैं जिसको हम लोग नहीं देख सकते, और वही मटेरियल क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो दीज मटेरियल्स आर नोन एज द मिनरल्स। These minerals are scattered throughout the Earth's rocky crust. और ये सारे के सारे मिनरल जो होते हैं ये अर्थ के रॉकी क्रस्ट में क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, यानी पूरे अर्थ के रॉकी क्रस्ट में ये पाए जाते हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Then this is the definition of the mineral. Actually, what is the mineral? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ऐसा सब्सटेंस
ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचुरली अकर करता है और उसका अपना एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। यानी क्या होता है, अपना एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत सारे मिनरल्स देखते हैं, जैसे हमने देखा होगा गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, बॉक्साइट, आयरन, डायमंड, ठीक है, साथ ही साथ में कोल। ठीक, तो ये सारे जो होते हैं, अगर आप इनको देखो तो इनका अपना एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। तो ये सारे जो होते हैं इनका अपना एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और इस केमिकल कॉम्पोजिशन है और ये नेचुरली अकर करते हैं, यानी हमारे अर्थ पे ये नेचुरली पाए जाते हैं, हमारे अर्थ के रॉक्स में। ठीक है, यानी जो क्रस्ट की रॉक्स होती हैं उनमें ये प्राकृतिक रूप से या नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, फाउंड होते हैं, यानी एग्जिस्टेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको यहां पर एक कंडीशन देखनी है और इसमें जो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि नेचुरली अकरिंग, ठीक है, सब्सटेंस एंड विच हैज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। दीज टू वर्ड्स आर द की टर्म ऑफ द in the definition of the mineral. Okay, so you have to find out the key terms in the all lines. Okay, if you are going to study something, you have to find out the what is the keyword, because you can retain the keywords for the long time in your mind, but you cannot retain all the lines for the long. So you have to find out the what is the keywords in this line. The minerals are not evenly distributed over a space. Minerals are not evenly distributed over space. ठीक है, they are concentrated in the particular area or rock formations. अब आप देखो कि कोई भी रॉक यानी जो मिनरल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सारे जगहों पर पाए जाते हैं। किसी भी मिनरल के पाए जाने के पीछे इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पर जो रॉक की टाइप है, यानी रॉक का जो टाइप है, वो रॉक की टाइप क्या है, रॉक का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, यानी रॉक का कॉम्पोजिशन क्या है इस टाइप से। अब आप देखो कि आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एक रॉक की टाइप होती है जिसको हम लोग कहते हैं धारवाड़ टाइप रॉक। ठीक है, धारवाड़ टाइप रॉक अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, और एक रॉक होती है जिसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना टाइप रॉक। ठीक है, यानी धारवाड़ टाइप रॉक एंड द गोंडवाना टाइप रॉक। अब आप देखो कि जो गोंडवाना टाइप रॉक होती है ये बेसिकली क्या है कि ये सेडिमेंट्री रॉक है, यानी दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक, एंड द धारवाड़ टाइप रॉक इज बेसिकली द इग्नियस रॉक, एंड द इग्नियस रॉक which is made from the condensation of the condense of the magma. When the magma cooled and condensed, then it formed the igneous rock, and magma erupt from the interior part of the earth, and all the minerals which are found on the surface, it's originated from the interior part of the earth surface through the magma and come to the surface region of the earth. Okay, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो मैग्मा होता है, इस मैग्मा में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और उनमें से जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो इस मैग्मा से निकल के आते हैं। तो आप ये देखो कि कोई भी रॉक है, अगर सपोज करते हैं ये धारवाड़ टाइप की रॉक है, तो ये किसी रॉक होगी, आग्नेय चट्टान से बनी हुई इग्नियस रॉक, और ये मैग्मा के जमने से बनी है। और मैग्मा अगर आता है तो वो अपने साथ में बहुत सारे मेटल्स को यानी धातुओं को लेकर के आएगा। तो ऐसे में धारवाड़ टाइप की जो रॉक होगी उसमें क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। और ये जो गोंडवाना टाइप की रॉक है ये सेडिमेंट्री रॉक है, और ये गोंडवाना टाइप की रॉक जो है सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्स के बीच में बहुत बार क्या होते हैं, जब ऑर्गेनिज्म यानी पेड़ पौधे दब जाते हैं तो ऐसे में वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं इसमें जो एनर्जी फ्यूल्स होते हैं, जैसे आपको कोयला है, ठीक है, और भी जो एनर्जी फ्यूल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो कहने का सेंस क्या है कि कोई भी मिनरल, ठीक है, वो इस बात पर निर्भर करेगा उस जगह पर कि वहां की रॉक स्ट्रक्चर कैसी है। और ऐसा नहीं कि सभी जगहों पर मिनरल जो है वो एक समान क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कई जगहों कहीं पर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, कहीं पर इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। जैसे आप झारखंड के रीजन में चले जाओ, छत्तीसगढ़ के रीजन में चले जाओ, तो आपको वहां कोयला बहुत मिलेगा, बट आप उत्तर प्रदेश के रीजन में आ जाओ तो वहां पर कोयला नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि उत्तर प्रदेश की जो चट्टानी संरचना है वो कुछ और है, झारखंड और जो छत्तीसगढ़ की चट्टानी संरचना है वो कुछ और है।
आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ तो वहां पे आपको सोना मिलेगा, ठीक है, वहां पे हीरा मिलेगा आपको, ठीक है, बट आप इंडिया में चले जाओ तो आपको ना तो सोना मिल रहा है ना तो हीरा मिल रहा है। तो इंडिया की कंडीशन और साउथ अफ्रीका में जो चट्टान की संरचनाएं हैं वो चट्टान की संरचनाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, और अलग अलग संरचनाएं होती हैं, इसलिए मिनरल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मिनरल्स होते हैं वो सभी जगहों पर इक्वल क्वांटिटी में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें रॉक स्ट्रक्चर या टाइप ऑफ द रॉक एक इंपॉर्टेंट यानी इंपॉर्टेंट जो है वो एक फैक्टर होता है, ठीक है। Some minerals are found in the areas which is not easily accessible, such as the Arctic region, ocean bed and the Antarctica. अब ऐसे में आपको देखना है कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो ऐसे रीजन में भी पाए जाते हैं जहां पर हम लोग इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी माउंटेन के बीनीथ में, अगर सपोज करो कोई माउंटेन जैसे अपना हिमालय है, अगर हम लोग हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो कोर है, यानी इस कोर पार्ट में यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बट आप इनको निकालोगे कैसे, एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? तो हिमालय को तो आप तोड़ नहीं सकते हैं, क्या ऐसे तोड़ करके आप मिनरल्स निकाल सकते हो? तो ऐसी जगह पर, या कुछ पोलर रीजन जहां पर ऊपर पूरी बर्फ जमी है और इसके नीचे जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि मिनरल्स जो है ये कुछ एडवर्स कंडीशन में भी पाए जाते हैं जहां पर हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी सिंपली ईजी तरीके से हम लोग उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी बाहर नहीं निकाल सकते। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ द जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी द फैक्टर्स। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि मिनरल्स के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, जो उनके मेकिंग में यानी उनके फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स को देखो तो इसमें जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी जियोलॉजी का सेंस क्या होता है? जियोलॉजिकल मतलब होता है जो अर्थ के नीचे, यानी जियोलॉजी। आप देखो यहाँ पे जियोलॉजी एक ऐसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग रॉक्स की स्टडी करते हैं। बेसिकली अर्थ के नीचे की जो रॉक्स होती हैं उसकी स्टडी किया जाता है, उसके टाइप, उसका नेचर, सब कुछ। तो जियोलॉजिकल यानी अर्थ के नीचे का जो रॉक स्ट्रक्चर होता है, उस रॉक स्ट्रक्चर का जो एनवायरनमेंट होता है वो उसके बेस पर डिपेंड करता है मिनरल्स कैसे पाए जाएंगे, क्योंकि मिनरल्स कैसे होते हैं? जो सरफेस के नीचे दबे होते हैं, अंडर वेरिंग कंडीशन, जो कि बहुत सारे वेरिंग कंडीशंस होती हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और आपको ध्यान रखना है कि जो रिसोर्सेस या मिनरल्स होते हैं वो कंप्लीटली कैसे बने होते हैं? वो नेचुरल प्रोसेस से बने होते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग का रोल नहीं होता है। जैसे अगर आप कोल की बात करो तो हमें पता है कि कोल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है, यानी ठीक है, सपोज करते हैं कोई एक प्लांट है, वेजिटेशंस है किसी एक रीजन में, अब ये दब जाए रॉक्स के बीच में और कई हजारों साल तक ये जो है, करोड़ों साल तक ये दबी रह जाए, और दबी रह जाएगी तो नेचुरली इसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी नेचुरली क्या होगा, इसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें? हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उस फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये नेचुरली कन्वर्जन होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये जो कन्वर्जन होता है इसमें एक लॉन्ग पीरियड लगता है, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो लगता है, और इस ड्यूरेशन में ह्यूमन बीइंग हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करे, हो सकता है न्यू ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट या ह्यूमन बीइंग का रोल नहीं होता है, जो है वो हम लोग जो क्या बोलते हैं इसके, कि जो मिनरल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है, मिनरल्स के फॉर्मेशन में ह्यूमन बीइंग्स का रोल नहीं होता है, ये कंप्लीटली एक नेचुरल प्रोसेस होती है, ठीक है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and the chemical properties such as solubility. तो मिनरल्स को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि इनका कलर क्या है, ठीक है, कलर के बेस पे, इनके डेंसिटी के बेस पे, इनके हार्डनेस के बेस पर हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी का सेंस हुआ कि कोई भी मिनरल क्या वाटर के साथ में सॉल्युबल है कि नहीं है। कोई मिनरल्स होते हैं जो वाटर में सॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कुछ मिनरल्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं, कुछ किसी
लिक्विड में डिसॉल्व होंगे, कुछ किसी लिक्विड में डिसॉल्व होंगे। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी के बेस पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं, इन मिनरल्स के टाइप्स क्या है, ठीक है। अभी आपने देखा मिनरल्स की पहचान कैसे होगी, फिर उसके बाद में हम लोग देखें मिनरल्स के टाइप्स क्या होते हैं। हम लोग एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि जो द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। कि ग्रेफाइट हम लोग जो पेंसिल में यूज करते हैं, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। ये सब भी क्या है, मिनरल्स हैं, यानी किसके एग्जांपल है, मिनरल्स के एग्जांपल है। अब आप देखो कि यहां से आपका एक कंटिन्यूटी होगी और ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है। द टाइप्स ऑफ द मिनरल्स, how many types of the mineral and which basis we can categorize the minerals, these the question of this related to this topic will be clear after you read this paragraph. There are over 3000 different minerals, इसका मतलब हमारे यहाँ पर लगभग 3000 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी 3000 से ज्यादा भी मिनरल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी ये किसके बेसिस पर, वी कैन डिवाइड द मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन इन टू पार्ट्स, एंड द वन इज द मेटेलिक मिनरल्स एंड second is the non-metallic minerals. Metallic minerals in which the minerals have the metallic features or metallic characteristics, and the non-metallics in which the minerals have the non-metallic features. Metallic features में आप देखो कि मेटालिक में जैसे कोई लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, लोहा है, कॉपर है, जिंक है, ये सब क्या होते हैं, मेटालिक मिनरल्स होते हैं। लेकिन नॉन मेटालिक में आप देखो कहीं पर संगमरमर मिल गया आपको, नमक या सॉल्ट जो है, या हीरा आपने ले लिया, तो ऐसे कंडीशन में ये सब क्या होंगे, नॉन मेटालिक, ठीक है। मेटेलिक को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, आयरन से रिलेटेड होते हैं यानी फेरस, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग नॉन फेरस कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द composition of the minerals we can divide the minerals into two parts, one is the metallic and the second one is the non-metallic, and the further we can divide the metallic minerals into two parts, that is the ferrous mineral and the non-ferrous minerals. Okay, then अब आगे देखो यहाँ पे कि एक्चुअली फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मिनरल्स में जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद में नॉन मेटालिक मिनरल्स में कौन कौन से होते हैं, उनसे कैसे हम लोग उनको याद रखेंगे। अब इसमें देखो, द मेटालिक मिनरल्स कंटेन द मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटल आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे कि क्या होते हैं, धातुएं, यानी मेटल का मीन्स क्या हुआ, धातु। ऐसे मिनरल्स जिनके रॉ फॉर्म में मेटल पाए जाते हैं, मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनके रॉ फॉर्म में मेटल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। Metals are hard substance that conduct heat and the electricity and have a characteristics luster or the sign, ठीक है। तो देखो मेटल की जब आप परिभाषा देखते हो तो मेटल में आपको बताया जाता है कि मेटल कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो है ब्रिटल होते हैं, जिनको आप खींच भी सकते हो, साथ ही साथ में टेंसाइल, मतलब जिनको हम लोग ब्रिटल नहीं, टेंसाइल होते हैं, ठीक है, और वो हीट को कंडक्ट करते हैं, यानी उससे थ्रू हीट पास हो सकती है, ठीक है। जैसे लोहे से आप हीट पास करा सकते हो, तांबे से आप हीट पास करा सकते हो, और ये जो है वो शाइनिंग करते हैं, यानी चमकदार होते हैं। तो कुछ फीचर्स, यानी ये जो 3-4 बातें बताई गई, ये सब किसके फीचर्स हैं, जो आप साइंस में मेटल पढ़ते हो वहां के फीचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आयरन ओर, अब देखो यहाँ पे एक शब्द आता है ओर, ठीक है, एक शब्द आता है आयरन और एक शब्द आता है आयरन ओर, ठीक है। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो हम लोग जो यूज करते हैं, सपोज करो कि अगर हमने एक लोहे की रॉड लिया, तो वो लोहे की रॉड जो है वो लोहे में, यानी वो आयरन है, लेकिन वो लोहे की रॉड हमें ऐसे नहीं मिली होती, जब वो जमीन के नीचे मिनरल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया गया तो वो ऐसे नहीं थी। तो जो मिनरल्स होते हैं वो अधिकांशतः उस फॉर्म में नहीं होते हैं जिस फॉर्म में हमें दिखते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो ऑक्साइड्स के फॉर्म में या अपने ओरिजिनल फॉर्म में पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका
और कहा जाता है। तो सपोज करो जब लोहा को आप निकालोगे तो लोहा लोहे जैसे हमें दिखता वैसे नहीं होगा। तो जिस ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी मिनरल, यानी जिस फॉर्म में कोई भी मिनरल अर्थ के नीचे से क्या किया जाता है, निकाला जाता है, वही उसका जो फॉर्म होता है, उसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर कहा जाता है। और इसको हिंदी में अयस्क कहते हैं, हिंदी शब्द होता है इसका अयस्क। ठीक है, तो व्हाट इज द ओर का सेंस होता है कि कोई भी मिनरल जिस फॉर्म में अर्थ से निकाला गया उसी को ओर का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसी का ओर कहा जाता है। फिर उसको हम लोग ले जाते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, उसके अलग फॉर्म को रखते हैं। ठीक है, तो उसका प्रोसेस वगैरह जो फॉर्म होता है फिर वो हमारे सामने दिखता है। ठीक है, तो प्रोसेस्ड फॉर्म जो होता है वो डिफरेंट होता है, और जो हमें दिखाई पड़ता है, और जो ओरिजिनली वो निकलता है तो वो दूसरे फॉर्म में होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर रखना है यहाँ पे। और क्या होता है, जैसे आयरन ओर है। ठीक है, आयरन ओर को जब हम लोग ले जाके इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस करते हैं तो आयरन का फॉर्मेशन करते हैं। बॉक्साइट को प्रोसेस करते हैं तो इससे एल्युमिनियम बनाते हैं। तो एल्युमिनियम जो हमें देखने को मिलता है, एल्युमिनियम ऐसे नहीं मिलता, वो बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है। बट बॉक्साइट को हम ले जा करके फिर उसको एल्युमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। इसकी जितनी भी गंदगी वगैरह होती है, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड चीजें होती है, उसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, मैग्नीज और आर द सम एग्जांपल्स। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स मे बी फेरस और नॉन फेरस, यानी मेटेलिक मिनरल्स कुछ हो सकते हैं जो फेरस हो सकते हैं और कुछ जो नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें कुछ आयरन कंटेंट होता है, और नॉन फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, फेरस मिनरल्स लाइक iron ore, manganese, chromite contain iron. A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper, lead. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जो आयरन कंटेन करते हैं, और ये भी मेटेलिक मेटल्स होते हैं, तो इनको हम लोग फेरस मेटल्स कहते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनके पास में आयरन कंटेंट नहीं होता है, उनका अलग कॉम्पोजिशन होता है, तो उन्हें हम लोग नॉन फेरस कहते हैं। जिसका एग्जांपल आपको बताया गया, जैसे सोना है, ठीक है, चांदी है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कैसे होते हैं, नॉन फेरस मेटल के एग्जांपल होते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हुई। फिर उसके बाद में नॉन मेटालिक मिनरल्स देखते हैं हम लोग कि नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। तो आप देखो यहाँ से आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी एक नोट्स बना सकते हो, और जितने भी आपके मिनरल से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप गलतियां करते हो, वो गलतियां आप आसानी से यहाँ से अगर इस चैप्टर को पढ़ लिया तो नहीं करेंगे। ठीक है, द नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन्स मेटल। ठीक है, आप देखो कि ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल नहीं होता है उन्हें नॉन मेटालिक कहते हैं, जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर, माइका, ठीक है, जिप्सम आर द एग्जांपल। यू कैन आल्सो से द डायमंड, ठीक है, आर द एग्जांपल्स ऑफ द सच मिनरल्स। द मिनरल्स आप लाइमस्टोन बोल सकते हो, मार्बल भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, द मिनरल फ्यूल कैन कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक। ठीक है, और जो फ्यूल मिनरल्स होते हैं वो भी नॉन मेटालिक होते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी क्या होता है, कोई भी मेटल नहीं पाया जाता है। कोयले में कोई मेटल नहीं होता है, पेट्रोलियम में कोई मेटल नहीं होता है। तो या आप मार्बल देखो तो उसमें कोई मेटल नहीं होता है, लाइमस्टोन देखो उसमें कोई मेटालिक कैरेक्टर नहीं होता है। तो कहने का मतलब दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन मेटालिक मिनरल्स। ओके, तो नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द माइनिंग, ड्रिलिंग और द क्वेरिंग। ठीक है, दीज आर द मेथड्स ऑफ टू फाइंड एक्सट्रैक्ट आउट द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट और द अर्थ रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 मेथड्स बताए गए, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड द क्वेरिंग। ठीक है, ये 3 मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं, इसमें कैसे होता है, किस टाइप से माइनिंग होती है, कैसे क्या होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मिनरल्स में हम लोग किस बेसिस पे डिस्कस कर रहे थे अभी तक। तो हम लोग बेसिस हमारा जो था वो क्या था, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें मेटल्स हैं कि नहीं है, उसमें आयरन है कि नहीं है, इसके बेसिस पर। अब आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर रॉक की एक डेफिनेशन बताई गई।
A rock is an aggregate of one or more minerals, but without definite composition of constituent of mineral. Rock form from which minerals are mined are known as the ores. Although more than 2,800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals. Thus, one can easily notice that all minerals are rocks, but all rocks are not minerals. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया यहाँ पे कि आप देखो कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रॉक्स होती हैं, यानी रॉक्स क्या होती हैं, तो रॉक में बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी मैक्सिमम जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे मिनरल्स जो हैं वो रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि रॉक का सारा पोर्शन जो है वो मिनरल में होता है, वो सारा का सारा पोर्शन मिनरल हो, ठीक है। और हमने ये देखा कि हमारे पास में अभी तक 2800 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से लगभग 100 ही मिनरल ऐसे हैं जिनको ओर की कैटेगरी में शामिल किया गया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए कि आपको ध्यान रखना है दैट ऑल मिनरल्स आर रॉक, ये लाइन, बट ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। कि आपको ये ध्यान रखना है कि सभी मिनरल रॉक तो होते हैं, लेकिन सभी रॉक जो है वो मिनरल्स नहीं होते हैं। तो यानी रॉक जितने भी हैं, सारी की सारी रॉक जो हैं वो मिनरल्स हैं, ठीक है, ठीक है। जितने भी रॉक्स हैं वो सारी की जितने भी मिनरल्स हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे रॉक हैं, लेकिन सारी रॉक क्या मिनरल है, ऐसा नहीं होता है। कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो मिनरल्स नहीं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। और आपको ये जो लाइन वाइज लाइन जो पढ़ाने का जो पर्पस है, कई बार आप लोगों को ये लगता है यार एक एक लाइन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो एक एक लाइन से ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्वेश्चन बनाया गया। जैसे मैंने आपको लाइन को फाइंड आउट करके बताया कि ये लाइन क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि एक एक लाइन से आप गो थ्रू हो जाओ, एक एक लाइन से एनसीईआरटी से आप गो थ्रू हो जाओगे, स्पेशली ज्योग्राफी में तो जरूर होना है, ठीक है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो लोग परेशान रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे क्वेश्चन आए, कहाँ से आएगा, तो आप देखोगे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सारे इसी लाइन से, इन्हीं में से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और आपको अपना जो वे है, तरीका है, वो तरीका हमेशा डिफरेंट रखना होगा। ऐसा नहीं कि जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही करते रहना है, पढ़ते हैं यार कुछ भी करते जाओ, ठीक है। अब आप देखते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स, मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है। तो 3 मेथड्स यहाँ पे बताए गए, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड द क्वेरिंग, ठीक है। अब इसको एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे ड्रिलिंग होता है, कैसे माइनिंग होती है, कैसे क्वेरिंग होती है। तो माइनिंग का सीधा सा मतलब आप जानते होंगे कि खुदाई कर करके हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, खुदाई करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। यानी किसी भी सरफेस पे अगर हमें पता चला, हमने अपने सैटेलाइट्स वगैरह से पता कर लिया कि इसके नीचे जो है वो मिनरल्स हैं, तो अगर इसके नीचे मिनरल्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे और उसके नीचे चले जाएंगे और वहां से निकाल के ले आएंगे। जैसे आपने देखा होगा, अभी हम लोग शुरुआत में देखे थे, जहां पर क्या हो रहा है कि एक मशीन है जो कि माइनिंग कर रही। पहले मशीन जब नहीं थी तो ह्यूमन बीइंग माइनिंग करता था, यानी इंसान खुदाई करते थे। ड्रिलिंग आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाई पड़ रहा है। ड्रिलिंग का मतलब होता है क्या, छेद कर करके किसी भी चीज को निकालना। तो जो ऑयल निकाला जाता है वो हमेशा ड्रिल करके निकाला जाता है, ये एक मेथड होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द माइनिंग, ठीक है। व्हाट इज द माइनिंग? माइनिंग का सीधा सा मतलब होता है कि जो मिनरल्स सरफेस के नीचे दबे हुए हैं उनको निकाल करके बाहर लाना, यही प्रक्रिया जो होती है इसी को माइनिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द माइनिंग, ओके। ये प्रोसेस माइनिंग, मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय द रिमूविंग द सरफेस लेयर एंड दिस इज नोन एज द ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। यानी अगर कोई भी मिनरल जो कि सरफेस के पास में, यानी 1 किलोमीटर या 500 मीटर या 400 मीटर या 2 किलोमीटर की गहराई तक ही करना है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इसको हटा करके यहाँ पर हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग कर सकते हैं, यानी ऊपर से वो क्या होता है, खुला होता है, ठीक है। और ये जो डीप बोर्स होते हैं, यानी इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट्स,
ठीक है, डीप बोर्स मतलब जो गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, इन्हीं को क्या बोला था, शाफ्ट। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। शाफ्ट have to be made to reach minerals deposit that lie at the great depths. This is called the shaft mining. और अगर कोई भी जो डिपॉजिट है वो थोड़ा सा गहराई में है तो आप पूरा नहीं हटाओगे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक गड्ढा करके और फिर जाकर के यहाँ पे माइनिंग करते हैं और यहाँ से निकालते हैं। तो ये जो गड्ढा होता है इसको क्या कहते हैं, यानी ये जो बोर होता है इसको क्या कहते हैं, शाफ्ट। और इस टाइप की जो माइनिंग होती है इसको क्या कहा जाता है, शाफ्ट माइनिंग। अगर ये मिनरल ऊपर ही होता तो पूरे को हटा करके आप खुद यहाँ से निकाल लेते, बट ये गहराई में है, यानी इतनी आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो क्या होगा, ये बोर बनाया जाता है और इसी बोर को शाफ्ट कहते हैं और यहाँ से आकर के इस मिनरल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो माइनिंग के यहाँ पे दो टाइप आपने देखा, ओपन कास्ट माइनिंग एंड द शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, बोथ आर द इंपॉर्टेंट, हैव टू मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट एंड द शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट एंड दिस इज कॉल्ड द ड्रिलिंग। आप देखो जो पेट्रोलियम होता है, ये पेट्रोलियम या गैसेस बहुत गहराई में होती हैं, तो उस गहराई के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक गड्ढा यानी एक जो है बोर बनाते हैं, डीप बोर बनाते हैं और उससे जब माइनिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, इस टाइप की जो माइनिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, ड्रिलिंग या क्लियर। And the minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as the quarrying। और जो बिल्कुल अर्थ के पास में होते हैं इनको हम लोग सिंपली खोद करके बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वायरिंग। ठीक है, तो these are the three types of the methods of the mining and you have to remind it। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स क्या होता है। एक्चुअली हमने क्या देखा अभी तक, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के हमने टाइप देखा। ठीक है, यानी मिनरल्स को हम लोग टाइप, इसके लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, यह टाइप देख लिया। टाइप के बाद में इसके एक्सट्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं उसको हमने कवर किया कि एक्सट्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यानी मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, minerals occur in the different types of the rock, some of the found in the igneous rock, some in the metamorphic rock, while the other occurs in the sedimentary rock। और आपको प्रीवियस सेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे अर्थ पे कई टाइप के रॉक्स होते हैं, जिसमें सेडिमेंट्री रॉक भी होती है, इग्नियस रॉक भी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो बेसिकली हमारे अर्थ सरफेस पे तीन टाइप के इंपॉर्टेंट रॉक्स होती हैं, जिसमें पहली रॉक जो बनती है वो उसको हम लोग प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक कहते हैं। फिर उसी के टूटने फूटने से जो दूसरी चट्टान बनती है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और इनमें टेम्परेचर और प्रेशर के इंपैक्ट की होने की वजह से जब मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो जो न्यू रॉक फॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये तीन टाइप्स की रॉक्स होती है और इन तीनों टाइप्स की रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं और वो मिनरल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मेटालिक मिनरल्स सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे, इग्नियस रॉक में। जो फ्यूल मिनरल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कहां पे मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक में दोनों टाइप के मिनरल्स मिल सकते हैं जिनका मेटामॉर्फिज्म हो सकता होता है। ठीक, तो जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन द igneous and the metamorphic rocks। What happened? कुछ ओके ठीक है, तो आपको यहां पे देखना है कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली कहां पर पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक में। रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज। ठीक है,
और आप देखो कि जो प्लेट्यूज हैं, उन प्लेट्यूज यानी जो प्लेट्यू रीजन होता है, उस प्लेट्यू रीजन में मैक्सिमम इग्नियस रॉक पाई जाती है या यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती है। तो जितने भी आप प्लेट्यू रीजन देखो, यानी जितने भी इग्नियस यानी जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो मैक्सिमम आपको प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं, ठीक है। यानी मैक्सिमम जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं, और इग्नियस रॉक का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा प्लेट्यू रीजन में होता है। इस कारण से जो सबसे ज्यादा मेटालिक रॉक्स, मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे वो कहां पर मिलेंगे, इस रीजन में मिलते हैं। ओके, आयरन ओर इन द नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन द ओंटारियो, ठीक है। ओंटारियो कहां पे है, एक लेक है, ठीक है, कनाडा के रीजन में, उसको हम लोग देखेंगे। आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनियम इन द साउथ अफ्रीका आर एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इनकी नोट्स आपको बताते हुए चलता है कि एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। इन एग्जांपल्स का नाम आपको याद रखना है, और जब हम लोग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के थ्रू करेंगे तो वहां पे आपको पता होगा। और ये टॉपिक आपके मेंस एग्जामिनेशन यानी जीएस पेपर 1 में सीधा लिखा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज और द नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कवर करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वीडन के रीजन में आयरन ओर का कॉम्पोजिशन है, वहां पे पाया जाता है। कॉपर और निकल जो है वो ओंटारियो जो लेक है उस रीजन में, कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है। आयरन, निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनियम, ठीक है, प्लेटिनम, ये साउथ अफ्रीका के रीजन में आयरन भी पाया जाता है, क्रोमाइट भी, प्लेटिनम और निकल भी पाया जाता है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मेटालिक रॉक्स को बता रहे हैं कि कहां पर पाए जा रहे हैं, इग्नियस रॉक सिस्टम। मेटालिक मिनरल्स को कहां पर पाए जा रहे हैं, ये इग्नियस रॉक सिस्टम में, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक कहां पर, सेडिमेंट्री रॉक में किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आपको देखो, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन एंड द यंग फोल्डेड माउंटेन्स कंटेन्स नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो आप ये देखो कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो मैक्सिमम कहां पर, किसी प्लेन रीजन में होती हैं या किसी यंग फोल्डेड माउंटेन के रीजन में होती हैं। तो इस रीजन में यानी किसी प्लेन एरिया में या यंग फोल्डेड माउंटेन के रीजन में ये पाई जाती हैं, क्या ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, और वहां पर नॉन मेटालिक मिनरल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। द लाइमस्टोन, लाइक द लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन डिपोजिशन ऑफ द काकेसस रीजन ऑफ द फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में एक माउंटेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काकेसस, ठीक है, काकेसस रीजन में। मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ द जॉर्जिया एंड द यूक्रेन एंड द फॉस्फेट बेड्स आर द अल्जीरिया, ठीक है। दीज आर द नेम ऑफ द कंट्रीज, ओके। तो ऐसे में आप देखो कि ये लाइमस्टोन डिपॉजिट काकेसस रेंज में फ्रांस में, जॉर्जिया में क्या है, यूक्रेन और जॉर्जिया में मैग्नीज डिपोजिशन है। फॉस्फेट बेड कहां पर मिल रही है, अल्जीरिया में। आर द सम एग्जांपल्स मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर द आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कहां पर मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में। तो इस पैराग्राफ से हम लोगों ने ये देखा कि एक्चुअली जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर, किस टाइप की रॉक्स में है। और शुरुआत में भी हम लोगों ने देखा था कि रॉक्स में मिनरल्स जो है वो डिपॉजिटेड होते हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, और बाकी इसके बाद में हम लोग इसका नेक्स्ट पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।